नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय चल रहा था हमारा वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा। उस पर हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ हमारी थ्योरम्स टाइप बची है, तो आप इनको ध्यान से समझें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो 13.1 का एक क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। किताब खोल लो आप सभी। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि एक वृत्त, एक सर्कल है, वो एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो जैसे मान लो कि ये आपके पास एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। या मान लो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं इस तरीके से। ये मान लो आपके पास एक वृत्त है और इस प्रकार से एक आपके पास ये हो गया चतुर्भुज, ठीक है। ये चतुर्भुज है जो क्या करता है, एक वृत्त को, वृत्त जो है वो एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। देखो यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो मैं इनको नाम दे दूँ ए बी सी डी। ये तो हो गया चतुर्भुज ए बी सी डी। और ये बिंदु हो गया अपने पास, मान लो पी, ये हो गया क्यू, और ये आर, और ये बिंदु हो गया आपके पास एस। इन बिंदुओं पर ये इसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है कि केंद्र पर, ये वृत्त का हो गया केंद्र ओ, तो केंद्र पर सम्मुख भुजा के द्वारा अंतरित कोण, सम्मुख भुजा कौन सी होती है, ये भुजा, और इसके सामने सम्मुख भुजा होगी ये। तो जैसे मान लो कि ए को ओ से और बी से मिलाया, तो वो कहता है कि ये कोण और इसके सामने वाली भुजा, ए बी के सामने वाली भुजा है सी डी, तो ये और ये कोण, मतलब इन दोनों कोणों का जो योग है ना, वो क्या होगा, संपूरक होगा। संपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इधर इस कोण का योग और इस कोण का योग, ये आपस में संपूरक हो गए, तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि सम्मुख भुजा के द्वारा, ठीक है ना, केंद्र पे जो बना कोण है वो कोण क्या होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए अपने को लिखने के लिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ से हम अंश शुरू करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी को एक वृत्त क्या करता है, एक वृत्त सभी भुजाओं को क्या करता है, अंतःस्पर्श करता है। ये सभी भुजाओं को क्या कर रहा है, अंतःस्पर्श कर रहा है। इसके बाद में हम ये लिखेंगे वृत्त चतुर्भुज की भुजा ए बी, बी सी, सी डी और ए सी को कर्मश्य, देखो ए बी को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, पी पर। बी सी को कहाँ पर मतलब काट रहा है या स्पर्श कर रहा है, क्यू पर। और इसको आर पर और इसको एस पर क्या करता है, स्पर्श करता है। तो ये जो वृत्त है, ये चतुर्भुज की जो भुजा ए बी, बी सी, सी डी, ए सी को कर्मश्य पी क्यू आर एस पर क्या करता है, पर स्पर्श करता है, ठीक है। इसके बाद में सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना को इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रूव। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी कोण और कोण सी ओ डी, इन दोनों कोणों का योग कितना सिद्ध करना है, 180। इसी प्रकार ए ओ डी कोण और कोण बी ओ सी, इनका योग भी हमें कितना करना है, 180 करना है। तो मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 का मतलब क्या हो गया, संपूरक, ठीक है ना। इसको लिख तो इस तरीके से रखा है कि सिद्ध कीजिए कि सम्मुख भुजा के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है कि इस कोण और इस कोण का योग कितना है, 180 है। और ये ए और डी कोण है और इसके सामने ये बी ओ सी कोण है, इनका योग भी कितना सिद्ध करना है, 180 सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके बाद में हम कैसे सिद्ध करते हैं, तो वो लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। और प्रूफ को हम बोलते हैं उपपत्ति। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप देखो
इस P बिंदु को आप क्या करो, इससे मिला दो इस प्रकार से, ठीक है, मिला दिया। S को भी O से मिला दो, सबको क्या करो, इनको मिला दो, ठीक है ना। तो ये देखो क्या आएगा, O इसको Q से मिला दो और इसको किससे मिला दो, R से मिला दो, इस तरीके से मिला दिया। तो यहाँ पर देखो कोण क्या क्या बन गए, तो मैं इनको नाम देता हूँ। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये 5 है, ये 6, ये कोण हो गया 7 और ये कोण कितना हो गया 8। इस प्रकार हमारे पास कितने कोण बने, ये 8 कोण बन गए हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी। तो सबसे पहले हम ये लिख लें कि बिंदु P Q R S को O से मिलाया, तो हमने इसको इससे मिला दिया। अब देखो हमने एक प्रमेय की थी, कौन सी प्रमेय थी, कि जैसे मान लो ये वृत्त है और ये एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है ना। तो देखो ये बाह्य बिंदु नहीं हुआ क्या, ये वाला, ठीक है, ये बाह्य बिंदु होता है। तो इस बाह्य बिंदु से ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी, दोनों बराबर होगी। अब बात ये आती है कि जैसे मान लो ये सेंटर O है, तो देखना कि ये जो कोण होता है ना, ये कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और स्पर्श रेखा के द्वारा सेंटर पर जब हम इस तरीके से मिलाते हैं तो ये जो कोण बनते हैं ना, ये दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि मैंने आपको प्रमेय कराई थी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो मैंने ये सिद्ध किया था कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या सर्वांग है। सर्वांग समय तो ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा विनिष्ट होती है, ये कोण इस कोण के बराबर, ये 90 होता है, ये कोण भी 90 होता है और ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप देखो ये ए बाह्य बिंदु है, तो इस बाह्य बिंदु के द्वारा यहाँ पर ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो कोण 1 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, सी बिंदु पर कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, डी बिंदु पर कोण 6 है जो वो कोण 7 के बराबर होगा। ये जो मैंने प्रमेय बताई थी ना, ये आपको इसके पार्ट फर्स्ट वीडियो जो बनी है ना, उसमें मैंने बताई थी, आप उसको जरूर देखें। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि हम ये लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो है ना स्पर्श रेखा है, ये वाली, और ये वाली क्या है, समद्विभाजक रेखा है। ये वाली बीच वाली ये रेखा कौन सी है, इन कोणों का क्या करती है, समद्विभाजक करती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, लंबाई बराबर होती है, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और ये जो कोण है, अर्ध कोण है, ये भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तथा हम ये कह सकते हैं केंद्र पर बने जो अर्ध कोण है, अर्ध कोण से हो गए ये आधा, ये अर्ध कोण है, तो केंद्र पर बने अर्ध कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। केंद्र पर बने अर्ध कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मैं इस बात से ये बात लिख सकता हूँ, क्या बात लिख सकता हूँ, हम ये लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 8 के, कोण 2 बराबर है कोण 3 के, ठीक है, कोण 4 बराबर है कोण 5 के, और कोण 6 है वो कोण 7 के बराबर है। मतलब ये एंगल में क्या बराबर है। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, वो प्रमेय क्या थी कि जैसे मान लो ये बाह्य बिंदु है वृत्त का, और इससे जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमें ये कहा था कि इनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ये कहा था ना। तो हम इसको जब केंद्र से मिलाते हैं तो ये कोण कितने का हो गया, 90 का, ये कोण भी कितना हो गया, 90 का, क्योंकि ये तो बराबर होते हैं। जब हम इसको इससे मिलाते हैं और ये दोनों त्रिभुज लेके चलते हैं तो इसमें RHS नियम लगता है, समकोण कर्ण भुजा नियम। और समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ना, तो उनकी सारी भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके संगत भुजा ये है, इसके संगत ये खुद है, और इस त्रिज्या के संगत ये त्रिज्या है, इस कोण के संगत ये कोण है, इस कोण के संगत ये कोण है, और ये 90-90 बराबर है ही है। तो मेरा कहना मतलब है कि ये जो अर्ध कोण बनते हैं ना यहाँ पर, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये कोण हमने बराबर लिख दिए। अब आप देखो कि जैसे मान लो कि ये एक बिंदु है और इस बिंदु से कई ऐसे रेखाएं निकल रही है इस प्रकार से।
अब यदि हम इन सब कोणों को जोड़ें तो इन सब कोणों का योग कितना होगा, 360 ही तो होगा, क्योंकि एक चक्कर पूरा हो गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बिंदु के चारों तरफ बने, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब किसी बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 360। तो देखो ये बिंदु नहीं हुआ के, इसके चारों तरफ ये कोण नहीं बन गए क्या, ये इतने सारे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, इनका योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना कोण होगा इनका, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने बात की थी कि कोण 1 और कोण 8 क्या है, बराबर है। तो इन 1 और 8 को क्या करो, बराबर रख दो। तो इसको हम लिख दिया कोण 1, और ये जो 8 था ना उसको भी लिख दिया कोण 1, ठीक है। आगे देखो, हम क्या है, पहले इन दोनों कोणों को बराबर कर रहे हैं, इन दोनों, ये जो कोण है ये वाले कोण, इसका मतलब है कि 8 की जगह 1 रख दिया, और जो कोण 3 है उसकी जगह हम कितना रखेंगे, 2। तो 2 को नहीं छेड़ना, 2 को 2 रहने देना, और इस समीकरण से जो कोण 3 है उसके स्थान पर रख देना कोण 2। अब हमें लेना कोण 5, तो कोण 5 को आप ऐसे का ऐसे रहने दो, और कोण 4 की जगह आप कोण 5 लिख सकते हो। और कोण 6 है, हमें 6 लेना है, तो 6 को ऐसे का ऐसे रहने दो, और जो कोण 7 है उसकी जगह 6 लिख दो, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ हो जाएगा कोण 7। ये कोण 1 और ये कोण 1 जुड़कर हो जाएगा 2 कोण 1, 2 2 जुड़कर हो जाएगा 2 कोण 2, 5 5 जुड़कर हो जाएगा 2 कोण 5, और इसकी जगह हमने 6 लिखा है, 7 की जगह हमने कोण 6 लिखना है, और ये 6 6 जुड़कर हो जाएगा 2 कोण 6 बराबर में 360। आप देखो 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा, कोण 1 प्लस कोण 2, और 1 बचेगा कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में 360। ये 2 गुणा में, ये कहाँ आ जाएगा, इसके बटा में, ठीक है। ये 1 और कोण 2 है, तो देखो 1 और कोण 2 है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कोण AOB लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोण AOB। और कोण 5 और कोण 6 इन दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, ये जुड़ रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोण COD। तो इसको मैं लिख सकता हूँ COD। तो कोण AOB प्लस कोण COD, 360 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो देखो ये वाली फर्स्ट बात हमारी सिद्ध हो गई। अब इस पार्ट को क्या है, सिद्ध करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, हम लिख देंगे कि कोण AOD और BOC बराबर में 180। तो AOD प्लस BOC बराबर में 180। ये लो, ये आपका सवाल सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से कर लेना। अब यहाँ पर आपने ये जो चेंज किए थे ना, तो इसको मैं दे दूँ समीकरण 1 2, ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण 4। तो आप इस जगह यहाँ पे जो मान चेंज कर रहे हो ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो समीकरण 1 2 3 व 4 से। तो आपने किसकी हेल्प से किया ये काम, ये आपने समीकरण 1 2 3 4 की हेल्प से किया। तो आप इस तरीके से, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा के अंदर भी आया हुआ है, और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार दोबारा बैक करके इस वीडियो को देखना, आपको कन्फर्म समझ आएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, किताब देखो, आप किताब में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसमें देखो आप, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक। इसी का एक अगला क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन नंबर है 7। आप किताब में देखो, उसने कहा है कि एक इस प्रकार से आपके पास एक वृत्त है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये वृत्त है O, ठीक है, वृत्त है जिसका सेंटर है O, और एक ये बाहर एक कोई बिंदु है P, ठीक है। अब उसने कहा वृत्त का केंद्र O है
और बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, एक तो आपके पास PA और एक स्पर्श रेखा आपके पास PB, दो स्पर्श रेखा है जो A और B पर क्या करती है, स्पर्श करती है। ये वृत्त को A पर और B पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो OP रेखाखंड है ना, OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। अभी बताता हूँ आपको क्या है। तो देखो सरल करते हैं हमें ये दिया हुआ है कि O वृत्त का केंद्र है और उसका बाह्य बिंदु है P, और P से इस A और B पर क्या दी हुई है, स्पर्श रेखा दी हुई है। अब उसने कहा है कि ये जो OP है ना, ये OP सिद्ध क्या करना है कि ये जो OP रेखाखंड है ना, OP जो है वो रेखाखंड AB, ये जो रेखाखंड है AB, ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस बिंदु को हम यहाँ ले लेते हैं। इस रेखाखंड AB का क्या है, समद्विभाजक है। मतलब ये जो OP रेखाखंड है ये AB को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमें दिया हुआ क्या था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दिया है हमें ये दिया हुआ है कि O वृत्त वाले O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। बस ये हमें दिया हुआ था कि ये स्पर्श रेखा है और ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये जो O है ना, इस O को P से मिलाया, O को P से मिलाया तथा A को B से मिलाया। हमने दो बातें की, क्या बात की, एक तो इसको इससे मिलाया, एक इसको इससे मिलाया। क्यों? क्योंकि शुरू में तो चित्र इतना ही दिया हुआ था कि ये स्पर्श रेखा, बस इतना ही दिया हुआ था हमें तो, और हमें यह सिद्ध करना था कि ये OP है वो AB का क्या है, समद्विभाजक है। तो इसको इससे मिलाया और A को B से मिलाया। अब हमारे पास ये बिंदु आया, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया C। अब हम क्या करेंगे इसमें, समद्विभाजक के लिए, समद्विभाजक के लिए सिद्ध करना है, तो हम इसके लिए ये सिद्ध करेंगे कि ये जो लंबाई है ना AC और ये BC, ये दोनों आपस में क्या बराबर है, तो ये समद्विभाजक हो जाएगा। तो हम ये जो बात है ना, इसके लिए हम सिद्ध क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि, तो समद्विभाजक कभी सिद्ध नहीं किया जाता, मतलब उसके लिए हमें ये सिद्ध करना होता है कि ये दोनों लंबाई बराबर है। तो इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि जो AC लंबाई है वो BC लंबाई के क्या है, बराबर है। ठीक है, और एक ये बात सिद्ध करेंगे कि ये आपस में एक दूसरे से कितने डिग्री का, ये जो दोनों कोण है ये कोण कितने कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हम एक बात ये सिद्ध करेंगे तो कि ये PC जो है वो लंबवत है, किसके है, AC के क्या है, लंबवत है। ये दो बातें सिद्ध करेंगे इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए। इसको सिद्ध करने के लिए हम ये दो बातें सिद्ध करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका समद्विभाजक हो जाएगा। अब बात आती है, अच्छा, समद्विभाजक के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमने रचनाएं प्रश्नावली की थी 14 नंबर, उसमें हमने जैसे हमें कोई एक रेखाखंड दे दे इस तरीके से, अब आपको बोले कि इसकी समद्विभाजक रेखा खींचो, तो आप कैसे खींचते थे, इस प्रकार से, आधे से ज़्यादा प्रकार, एक चाप ऊपर ऐसे है ना, फिर इधर रखकर एक चाप इस तरीके से, और इनको मिलाते थे ना, तो ये क्या रेखा आती थी ना, वो समद्विभाजक रेखा आती थी। और ये कोण भी कितने डिग्री का होता था, 90 डिग्री का होता था। तो इसलिए हमें ये दो बातें सिद्ध करनी है कि ये AC BC के बराबर है और ये जो PC है ना वो AB के क्या है, लंबवत है। तो हम इसके बारे में अब बात करते हैं। तो हमने O को P से मिलाया, ये लिया। अब हमने ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो हम लिखेंगे त्रिभुज APC या PAC व त्रिभुज PBC में। अब इन त्रिभुजों के अंदर आप देखो कि मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या, ये क्या है, स्पर्श रेखा ही तो है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि PAPB के क्या है, बराबर है। कारण लिखूंगा क्यों बराबर है, ये वाली मैं लाइन लगा देता हूँ, ये दो लाइन वाली रेखा इस दो लाइन के बराबर है। क्यों बराबर है, तो मैं ये कहूँगा, क्या कहूँगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई टेंजेंट, खींची गई स्पर्श रेखा
खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है या समान होती है। ठीक है, ये पर मैं आपको करा चुका हूं। तो इस पर खींची गई ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं ये बात लिख सकता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखो, ये वाली भुजा इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ नहीं है क्या? एक तो ये त्रिभुज है और एक आपके पास ये वाला त्रिभुज है। तो देखो दोनों भुजा में ये उभयनिष्ठ है, तो मैं लिखूंगा PC बराबर में PC, और यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब आप देखो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो मैंने आपको बात बताई हुई है कि ये अर्ध कोण है। ठीक है ना, ये कोण कौन से हैं? अर्ध कोण है। और ये अर्ध कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम कोई वृत्त है और ये इसका बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है PA और PB, और जब हम इसको सेंटर से मिलाते हैं ना, तो ये इस कोण का क्या करता है? अर्धक में विभाजित करता है। ठीक है ना, तो मैं ये लिखूंगा कि ये जो कोण है APC और ये जो कोण है BPC, ये दोनों बराबर है। तो अपन कारण क्या लिखेंगे? अर्धक कोण, या हम ये लिखेंगे कि OP जो है वो कोण APB की, कोण APB की अर्धक है, अर्धक रेखा है। मतलब इस कोण को क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटती है, या समद्विभाजित रेखा इस कोण की। अब आप देखो क्या बात आई, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ। तो देखो यहाँ नियम लग गया, भुजा कोण भुजा नियम, है ना। ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास नियम लग गया, भुजा कोण भुजा नियम। तो हम ये कह सकते हैं साइड एंगल साइड लॉ से। ठीक है, इस लॉ से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो हम ये कहेंगे कि त्रिभुज PAC और त्रिभुज PBC दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि CPCT नियम से। ये CPCT नियम क्या है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सारी भुजा बराबर होती है और उनके सारे संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये सर्वांग सम आपने 9th क्लास में भी पढ़े थे। ये 4 नियम है सर्वांग सम के, SSS नियम, ASA नियम, SAS नियम और RHS नियम। ये नियम आपने पढ़े थे 9th क्लास में। ठीक है ना, तो मैंने आपको इसमें समझा भी दिया कैसे भुजा कोण भुजा बराबर हुए। तो अब देखो ये जो लास्ट भुजा बचेगी इस त्रिभुज की, ये वाली भुजा इसके क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि SC जो है वो BC के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो ये देखो हमारा एक पार्ट तो सिद्ध हो गया ना। अब मैंने ये भी बताया था कि संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि कोण ACP और ये जो कोण है BCP, ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इसको समीकरण आप 1 दे देना और इसको आप समीकरण नंबर 2 दे देना। पुनः अब हमें क्या करना था? ये लंबवत सिद्ध करने की, ये वाली भुजा इसके क्या है? लंबवत है। ये बात सिद्ध करनी है। तो इसके लिए मैं क्या सिद्ध करूंगा? मैं ये कहूँगा कि ये जो BC है ये एकदम सीधी रेखा है, और सीधी रेखा के ऊपर ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ACP और BCP का योग कितना है? 180। इसको बोलते हैं रैखिक कोण युग्म। इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक कोण युग्म से। मतलब रैखिक कोण युग्म क्या होता है? जैसे मान लो ये एक सीधी रेखा है और उसके ऊपर एक इस तरीके से डिवाइडर आ जाए, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, 180 होता है। संपूरक कोण होता है ये दोनों का योग जो होता है। तो इसको बोलते हैं रैखिक कोण युग्म। अब आप देखो यहाँ पर समीकरण 2 में आपने अभी सिद्ध किया है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं SCP, ये जो BCP है, इस BCP के स्थान पर भी SCP लिख सकता हूँ। ACP SCP जुड़कर हो जाएगा 2 ACP बराबर में 180, है ना। तो ACP बराबर में हो गया 180/2। तो ACP का मान 180 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 90। इसका मतलब ये हो गया कि कोण ACP और कोण BCP बराबर भी है, दोनों बराबर किसके हैं? 90 डिग्री के हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो PC है वो लंबवत, ये जो PC है तो वो कहता है ये कोण भी 90 है
और ये कोण भी किसके बराबर में 90 है। तो ये जो PC है ना ये AB के क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। यहाँ AB आएगा सॉरी, तो इस PC के यहाँ ये इसके क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। तो हम ये कह देंगे अतः जो PC है वो लंबवत किसके हो जाएगी, AB की। ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना था। और मैंने बताया था कि इसको सिद्ध करने के लिए हमें ये बात सिद्ध करने के लिए हमें ये दो बातें सिद्ध करनी है, वो मैंने आपको दो बातें सिद्ध कर दी। एक तो ये हो गई और ये एक लंबवत हो गई। तो इस तरीके से आपको इस प्रमेय को करना है। एक बार आप इसको वीडियो को पुनः देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से दोबारा समझ आ जाए। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। एक इसका उदाहरण है, मैं बता दूं आपको, उदाहरण नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, तो आपको ये ज़रूर करना है। ठीक है ना, अभी मैं करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो आकृति 13.13 में बाह्य बिंदु P से, देखो इसमें कोई आकृति दी हुई नहीं है, आकृति नहीं 13.13 में बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त को, ये जैसे मान लो ये इस प्रकार से वृत्त है जिसका केंद्र है O, बाह्य बिंदु P से, ये बाह्य बिंदु है P, सेम ही चित्र है पिछले वाला, से वृत्त को PA और PB दो स्पर्श रेखाएं क्रम से A व B पर स्पर्श करती है। ये स्पर्श रेखा इसको A पर और ये वाली स्पर्श रेखा इसको B पर क्या करती है, स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें क्या सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर ये बात लिख देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज कौन सा, ये वाला चतुर्भुज OAPB, OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और दिया हुआ क्या है, दिया है हमें दिया हुआ है कि O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PB है। ये लो, हमें इतनी बात दी हुई है कि ये O वृत्त का केंद्र है और P जो बिंदु है वो P बिंदु से स्पर्श रेखा PA और PB है, और इनको A को O से मिलाया और O को B से मिलाने पर ये जो चतुर्भुज हुआ है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है OAB ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले बात आती है कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, उसके बाद में तो सिद्ध करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं, क्या होता है ये। तो मैं आपको यहाँ बता दूं एक बार कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, देखो जैसे मान लो कि ये एक वृत्त है और ये अंदर एक चतुर्भुज है, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों में से होकर यदि कोई वृत्त निकले, ये जैसे सर्कल है, ठीक है। अब देखो ये जो चतुर्भुज है इसके चारों शीर्षों में से होकर जा रहा है ना ये वृत्त, तो यदि ऐसे चारों शीर्षों में से होके जाए तो ये जो चतुर्भुज है ना ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। समझ रहे हो ना बात आप, मतलब जैसे मान लो ये जैसे मान लो चतुर्भुज है ऐसे, और वृत्त इस तरीके से निकल गया, तो देखो ये दो बिंदु है ना, ये जो शीर्ष बिंदु कहलाते हैं, ये इनको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। अब देखो ये दो शीर्ष बिंदु तो वृत्त की परिधि पर स्थित है, लेकिन ये दो नहीं है ना, तो अब इस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे, ठीक है। और यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु, ये चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। अब चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत क्या होती है, बहुत ही जोरदार खासियत है, ध्यान रखना
कि चक्रीय चतुर्भुज में ये जो सम्मुख कोण होते हैं ना, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये बात आप, मैं स्टार बना देता हूँ, याद रखनी है आपको। ये हमारे 12वें चैप्टर के अंदर भी है, चक्रीय चतुर्भुज का टॉपिक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय, इनका मैं प्रूफ भी करवाऊंगा आपको। तो चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण है, उन सम्मुख कोण का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, या फिर उनका योग क्या होता है, संपूरक होता है। अब देखो एक प्रमेय हमारी 12वीं क्लास में कि यदि इन दोनों का योग 180 डिग्री है तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा, और यदि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इन दोनं कोणों का योग 180 होगा। अब देखो ये बात कभी भी सिद्ध नहीं होती ये बात, क्योंकि ये क्या है, भाषा में लिखा गया है कि OAB एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये एक भाषा है, भाषा कभी नहीं सिद्ध की जा सकती। हम इसके लिए क्या सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि, इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि, क्या सिद्ध करेंगे, हम ये सिद्ध करेंगे कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग 180 है। तो मैं ये सिद्ध करूंगा कि APB और कोण AOB, इन दोनों का योग मैं 180 सिद्ध करूंगा। और एक मैं ये सिद्ध करूंगा कि ये कोण और इसके सामने का ये कोण, इन दोनों कोणों का योग भी कितना, 180। तो मैं सिद्ध करूंगा PAO और कोण PBO, इन दोनों का योग भी मैं कितना सिद्ध करूंगा, 180 डिग्री सिद्ध करूंगा। मतलब ये लाइन सिद्ध करने के लिए मुझे ये चीज सिद्ध करनी है। दोबारा एक बार और बता दूं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उन्हें हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। और चक्रीय चतुर्भुज यदि है तो उनके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। इनका योग 180, इसका योग कितना होगा, 180 होगा। लेकिन यदि कोई चतुर्भुज है और उनके सम्मुख कोणों का योग यदि 180 है तो वो चतुर्भुज भी हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। अब ये बात हमें सिद्ध करनी है, तो हम सिद्ध कैसे करेंगे, उत्पत्ति, प्रूफ कैसे सिद्ध होगा। तो देखो ये बात आपने नोट कर ली होगी, मिटा दूं मैं इसको क्योंकि स्पेस नहीं अपने पास ज़्यादा, बोर्ड अपना छोटा ही है, ठीक है ना। तो देखो अब आप बताओ, आपको मैं 3 वीडियो में ये बता चुका हूँ कि ये जो स्पर्श बिंदु है उसको जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो ये वाली जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है। ये लंबवत है तो ये भी क्या होगी, लंबवत होगी। तो इन दोनों का योग तो 180 हो ही गया है ना। तो मैं लिखूंगा, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है ना, ये क्या होती है, स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ये वाली रेखा इस रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है। तो मैं डायरेक्ट ये बात लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि कोण PAO, या मैं ये लिख सकता हूँ कि PA लंबवत है OA के, और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि PB लंबवत है OB के, PB लंबवत है OB के, ठीक है ना। दिख रहा है क्या, ये यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा नीचे कि PA लंबवत है OA के और PB लंबवत है OB के। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि कोण PAO 90 और PBO ये भी क्या होगा, 90। इन दोनों को जोड़ो तो PAO प्लस PBO 90 प्लस 90 बराबर में कितना हो गया, 180। इसे दे देना समीकरण नंबर 1 जोड़ने पर। तो देखो एक बात तो सिद्ध होगी ना, PAO और PBO 180, ये लो ये बात सिद्ध होगी, इन दोनों का योग हो गया 180। अब ये आपके पास क्या है, चतुर्भुज है ना, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इन चारों कोणों का योग होगा 360। तो हम लिखेंगे वी नो दैट कि चतुर्भुज के जो 4 एंगल है उनका जो सम है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो इनका योग कर दो। तो देखो PAO, पहले ये लिख लेते हैं APB,
फिर ये वाला कोण PBO, फिर ये हो जाएगा BOA और फिर ये हो जाएगा PAO। इनका योग हो गया 360। कौन से चारों कोण लिखे हैं? एक ये और ये। अब देखो APB, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, इसका योग है 90। देखो ये रहा 90। ये BOA है चाहे AOB लिख दो, एक ही बात है। इसका भी मान कितना है? 90। 90 जुड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 90 जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 180। ठीक है। और ये प्लस के 180 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 180 हो जाएंगे। ठीक है। तो प्लस का उधर गया तो क्या हो गया? माइनस का। और 360 में से 180 घटेंगे तो कितना आएगा? 180। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 है। तो देखो दोनों बातें सिद्ध होगी ना हमारी। ये भी हमने लिया यार, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज APAOB एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसका क्या करना था? सिद्ध करना था। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतना बहुत है। इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट एक उदाहरण है वो करेंगे और नेक्स्ट आगे करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।